तमिल वहां पर जाके बस गए। कालांतर में साम्राज्य नष्ट हो गए, अंग्रेजों के राज आ गए। श्रीलंका में भी अंग्रेज थे। 48 में श्रीलंका को अंग्रेज आजाद कर गए। अंग्रेजों को आजाद करने के बाद श्रीलंका में आ गया लोकतंत्र। लोकतंत्र में तो उसकी चलेगी जिनके माथे ज्यादा है संख्या, जिनकी संख्या ज्यादा उनकी सरकार, और संख्या ज्यादा किसकी? तमिल पड़ गए कम। इसलिए श्रीलंका वाले तमिलों को बहाव ही नहीं दे, और तमिलों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं। सारे अधिकार किसके पास में? और वो कहे तमिल इंडिया से आए, इनको किस बात के अधिकार दिए जाए? इसलिए तमिलों ने अपनी तरफ देखा, और तमिलों ने भारत सरकार कहा कि भारत सरकार हम तुम्हारे हैं यार, ये श्रीलंका वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हमने कहा कि देखो, मरे बिना स्वर्ग को नहीं, कुछ ना कुछ खुद ही करने पड़ेंगे। भगवान भी उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। तो हम क्या करें? तो इन लोगों ने एक आतंकवादी संगठन बनाया, इसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिबरेशन ऑफ तमिल इल्लम टाइगर्स एसोसिएशन। टाइगर चिन्ह था उनका। दुनिया का एकमात्र आतंकवादी संगठन था जिसके पास में एयरफोर्स और नेवी भी थी। बाकी आपके ISIS और अलकायदा भी अभी तक इन्फेंट्री से काम चला रहे हैं। पैदल सेना इनके पास में, इनके पास भी अभी तक वायुसेना और नेवी इनके पास पूरी थी। एयरफोर्स थी, नेवी थी, इन्फेंट्री थी, और श्रीलंका को ढंग से डरा के रखता था लिट्टे। पूरा सपोर्ट अपना, तन मन धन से कोई सपोर्ट कर रहे थे लिट्टे को तो अपने कर रहे थे। इसलिए लिट्टे जब तक जिंदा रहा, लिट्टे जब तक श्रीलंका में रहा, श्रीलंका की औकात नहीं हुई कि भारत सरकार के सामने कभी आंख उठा ले। श्रीलंका ने कभी मतलब गलती से भी कह दिया कि हम चीन के साथ में संबंध स्थापित करेंगे, हम खाली लिट्टे को इतना कहते थे, लिट्टे कोलंबो की तरफ 2 धमाके अभी हाथों हाथ, लिट्टे हाथों हाथ 2 मिसाइलें छोड़ता, श्रीलंका सरेंडर करता। अरे गलती हो गई, सॉरी नहीं करेंगे आप, और इसने कह दिया था मैंने नहीं कहा टाइप के हालात थे उनके। लिट्टे को हम पूरी ट्रेनिंग दिया करते, लिट्टे अपना एकदम शानदार संगठन के रूप में काम कर रहा था। श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बना जयवर्धने। कौन बना? भारत की यात्रा पे आया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोले थे, सीधे आदमी थे। राहुल गांधी को देख के लगता भी है कि भाई सीधा आदमी है राहुल गांधी, है ना? बेचारे मन में कोई यूं कड़वाहट, छल कपट नाम की चीज। और राहुल गांधी की दिक्कत है कि सामने जो 2 आदमी है ना, कूट के भरा हुआ है, साम दाम दंड भेद उनको सब आते हैं, इसलिए राहुल गांधी की पार नहीं पड़ रही। बड़ा आदमी है बापड़ा, सीधा साधा ना। फ्रांस में एक राजा हुआ था लुई 16वां। कौन राजा हुआ? उसके टाइम में क्रांति हुई थी, फ्रांस में राजतंत्र क्या हो गया था? समाप्त। तो लुई 16वें के बारे में एक लाइन है कि लुई 16वां राजा के रूप में योग्य आदमी नहीं था। आदमी बहुत अच्छा था लेकिन राजा के रूप में अच्छा आदमी नहीं। यदि वो गृहस्थ होता, गृहस्थ मतलब नॉर्मल लाइफ जीने वाला होता, तो बहुत अच्छा गृहस्थ होता। अपनी बीवी और बच्चों के साथ में रहता, सुबह शाम सब्जी लेके आ जाता, पत्नी की सहायता करवा देता, तो बहुत अच्छा बंदा होता। अपने बच्चों के लिए अच्छा पिता होता और अपनी पत्नी के लिए अच्छा पति होता। मुझे सेम बात राहुल गांधी के बारे में लगती है कि पॉलिटिक्स के अंदर बंदा है नहीं, आप किसी भी आदमी को जबरदस्ती कहीं पर सेट नहीं कर सकते। आपकी कुछ इनर फीलिंग होती है ना, वो रहती है, वो है ही नहीं। राहुल गांधी में कहीं दूर दूर तक नहीं आती, वो बड़ा सीधा आदमी है। सेम राजीव गांधी थे। राजीव गांधी बहुत भले सीधे से आदमी थे एकदम। एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ाया करते, जयपुर से दिल्ली। पायलट थे राजीव गांधी। मंडे टू फ्राइडे एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ाई, सैटरडे संडे 2 दिन का वीकेंड मिला करता था। इसमें अपने विदेशी पत्नी को लेकर इंडिया गेट पे गए और आइसक्रीम खा के वापस आ गए। ये लाइफ थी राजीव गांधी की सीधी सादी। अचानक इंदिरा गांधी की डेथ होती है। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव अचानक क्या बन गए? प्रधानमंत्री। तो राजीव गांधी भारत के वो प्रधानमंत्री है जो संसद में सबसे कम बोले हैं, मनमोहन सिंह से भी कम। बोलते ही नहीं थे कि उनको कहा हुआ था कि अपने नहीं बोलना ज्यादा। तो मुझे हमेशा लगता है कि राहुल गांधी के सलाहकार मूर्ख है, उनको कहना चाहिए तू चुप रह, तू जैसे बोलता है बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं, इसलिए तू अपने बस बैठा रहे, मुस्कुराता रहे, इसमें वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को। पर उससे कुछ ना कुछ बुलवा देते हैं। वो भोला आदमी है बापड़ा, कुछ ना कुछ कह जाता है, बीजेपी वाले मजे ले जाते हैं बाद में उसके। तो बाकी मुझे एज ए पर्सन बहुत भला, बहुत सीधे आदमी लगते हैं यार, सीधे आदमी। तो राजीव गांधी के पास श्रीलंका के राष्ट्रपति आए जयवर्धने, और जयवर्धने ने आगे राजीव गांधी को कहा कि राजीव जी, हमारे एक वहां संगठन है लिट्टे, हमें बहुत परेशान करता रहता है, आप हमारी हेल्प करो। और राजीव गांधी ने हाँ और बदली की हेल्प करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं? अपना ही संगठन, अपने उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और हमने हमारी आर्मी भेज दी श्रीलंकन आर्मी की सहायता के लिए लिट्टे के खिलाफ। हमने कहा तो यह था कि पीस कीपिंग फोर्स है, शांति सेना। क्या है? श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने क्या भेजी है? सेना। इसका मतलब था कि लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी लड़ेगी, हमारी सेना उनको बैक सपोर्ट करेगी। लेकिन श्रीलंका ने अपने साथ बड़ी चालूपना किया और श्रीलंका ने अपनी आर्मी कर दिया आगे, श्रीलंकन आर्मी पीछे। अब लड़ाई अपने और लिट्टे के बीच, मतलब इंडिया वर्सेज इंडिया। हम हमारे एक संगठन के खिलाफ लड़ रहे थे, वो संगठन जिसको ट्रेनिंग हमारी थी, वो संगठन जिसको धन हमारा था, वो संगठन जिसके हथियार हमारे थे, सारे के सारे हम लड़े। अब उससे बड़ी बात, लिट्टे को हमारी पूरी ट्रेनिंग का पता था कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है। लिट्टे खुद आर्मी के जवान टाइप के थे, इसलिए 89 में लिट्टे ने अपने को इतना बुरा हराया था जिसकी हद नहीं है।
इसलिए हम 89 का नाम ही नहीं लेते। आज दिन तक जब युद्धों की बात की जाती है भारत में, हम कहते हैं 48 पाकिस्तान, 62 चाइना, 65 पाकिस्तान, 71 पाकिस्तान, 99 पाकिस्तान। भाई 89 89 कहां चला गया आपको भाई नोट, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? कारण दो है। एक तो हम गलत फंस गए थे वहां पर, दूसरा एक कारण, जैसे हमने हमारी सेना उतारी, हमारे तमिलनाडु ने बगावत कर दी। तमिलनाडु वालों के रिश्तेदार है वो तमिल सारे, किसी की बेटी वहां शादी की हुई, किसी के बेटे की शादी की हुई, सबके ननियाल है उधर श्रीलंका के अंदर। और तमिलनाडु ने कहा कि यार आप हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ मारने के लिए चले गए। तमिलनाडु ने धमकियां दी कि भारत से अलग होंगे। तो हमें लगा अपने देश के अंदर ही मामला बहुत भयंकर बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा हालात ये थे कि हम कुछ जानते ही नहीं थे यार श्रीलंका के बारे में। अचानक एक आर्मी उतारी कि लिट्टे से जाके लड़ लो। अब जंगलों में न तो अपने को लोकेशन पता, न अपने को रास्ते पता, इसलिए हालात ये थे कि अपना एक जहाज भर के जाता श्रीलंका, वापस लाश ही आती। इतने फौजी शहीद करवा लिए थे हमने। उस ऑपरेशन पवन नाम था उसका। मेरे फुम्फोसा उस ऑपरेशन पवन के अंदर थे। तो फुम्फोसा बताते हैं कि यार हालात ये थे कि बटालियन की बटालियन साफ हो जाया करती। तो खुद का एक किस्सा बताते हैं कि मैं जिस बटालियन के अंदर था, एक दिन हमारी पूरी बटालियन उड़ जाती। हम जितने कोई लोग थे वो जा रहे थे, एक पुल पास क्रॉस करना था, नदी थी, नदी के ऊपर से एक पुल क्रॉस करना था। दो बिहार के लड़के, नए नए यंग लड़के, एकदम फौज के में लगे, जीजा साड़ा और आपस में यंग लड़के थे, थोड़ा यूं जोश ज्यादा था, तो वो आगे आगे चल रहे थे, तो यूं थोड़ा आगे भाग के जा रहे थे। उस पुल पे लिट्टे वालों ने बम फिट कर रखा था। वो दो लड़के, पूरी बटालियन साथ में चल रही है, वो दो लड़के जोश जोश में थोड़ा आगे चले गए। तो पुल पे जैसे था, पुल पे जैसे बाहर आएगा पुल उड़ जाएगा, वो दो लड़के पहुंचे, इसलिए पुल उड़ा, तो दो लड़के शहीद हुए, वरना पूरी बटालियन साफ कर देते। हम बाकी पीछे रह गए केवल उन दो लड़कों के चक्कर में। यदि वो दो लड़के नहीं जाए तब तो पूरी बटालियन साफ हो जाए, और वो बेचारे जीजा साला दोनों उस युद्ध में शहीद हो गए। और ऐसे लिट्टे वालों ने भयंकर मारे थे कि किसी फौजी को पकड़ लेना, उसके गले में टायर डालना और फिर आग लगा देनी। चलो अब, और लिट्टे को इस बात का गुस्सा था कि इंडियन आर्मी अपने खिलाफ कैसे आ सकती। तो वो उसके तो किससे सुने तो वैसे है कि अपना एक जवान खड़ा है उनके इलाके के अंदर और सिक्योरिटी के लिए, पीस कीपिंग है तो शांति के लिए खड़ा है। पास से एक स्कूटी निकली है, एक मोटरसाइकिल निकली है, उस पर दो लड़कियां हैं। महिलाओं को देख के वैसे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर टाइप का है कि यार महिलाएं हैं, बस ठीक है, कोई जा रही होगी, किसी काम जा रही होगी। साधारण लड़कियां, जैसे साधारण जो कपड़े पहनने वाली महिला, वैसे एकदम साधारण महिला एकदम पास से निकली। या तो एकदम पास से निकली, एकदम किसी लड़की ने अपना छुरा निकाला और मार गई, या वो इतनी शानदार शार्प शूटर थी कि आगे जाती भी उसने पीछे से बंदूक घुमाई उड़ा दिया। इसलिए जो फैमिली मैन वाली वेब सीरीज है उसमें सेकंड वाला वो लिट्टे का ही तो है। तो उस लड़की को देखो कमांडर कितनी शानदार है, उसको पूरी ट्रेनिंग दी थी, लिट्टे वाली ट्रेनिंग ऐसी थी। तो हमारी इंडियन आर्मी का इतना मोरल डाउन था जिसकी हद नहीं। भारत सरकार को लगा अब क्या क्या, अब अपने को बाहर आना है, अपने को पता चल गया गलती होगी, गलती को सुधार लिया जाए, अब अपने श्रीलंका में लड़ेंगे नहीं, लिट्टे से वापस लड़ाई बंद करेंगे, अपने वापस आएंगे। पर वापस ऐसे आ जाए सीधा सीधा, तब तो आर्मी का मोरल और डाउन रहेगा। इसलिए हमने एक हमारे ऐसे ऑफिसर को याद किया जिसे कई साल पहले हमने रिटायर कर दिया था, मेजर भवानी सिंह। 72 में रिटायर किया हुआ मेजर 17 साल बाद वापस बुलाएगा 1999 में। भारत में एकमात्र उदाहरण होगा जब किसी रिटायर्ड ऑफिसर को हमने वापस बुला लिया, उन्हें श्रीलंका भेजा कि आप तो जाओ, आर्मी का थोड़ा मोरल अप करो और वापस लेके आओ। पर यदि आप आर्मी में भेजोगे तो रैंक देके भेजो। तो मेजर से रिटायर हुए आदमी को रैंक दी गई ब्रिगेडियर बनाकर वहां पर भेजा गया। भवानी सिंह जी गए, जैसे तैसे करके अपने इंडियन आर्मी का वहां थोड़ा मोरल अप किया, थोड़े एक आधे युद्ध वहां जीते, जीतने के बाद पूरी आर्मी को अपने लेके आए। जब आर्मी अपनी वापस चेन्नई के यहाँ पोर्ट पे उतरी थी तो तमिलनाडु वालों ने टमाटर फेंके थे गले हुए, बाटे मारे थे इंडियन आर्मी को। अब भारत की सेना के वो मुर्दाबाद के नारे लगा दिए थे तमिलनाडु। उनका कहना था इंडियन आर्मी हमारे खिलाफ लड़ने के लिए गई। इससे तमिलों को इतना गुस्सा आया कि तमिलों ने राजीव गांधी को मार दिया। 91 के अंदर राजीव गांधी वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी सभा के अंदर राजीव गांधी को मार दिया। जब राजीव गांधी को मारा तो हमने लिट्टे का लिट्टे, गलती थी हमारी, हम तुम्हारे खिलाफ गए, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन तुमने प्रधानमंत्री को मार के बहुत गलत किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, वो हेड ऑफ द नेशन है, वो हमारा मुकुट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री पद है। और पद को यदि कोई मारता ना, ये हमारी एकता अखंडता पे खतरा है। तो हमने लिट्टे को बाद में सब कुछ देना बंद किया, हमने लिट्टे से हाथ खींचे। और जब हमने लिट्टे से हाथ खींचे तो श्रीलंका में लिट्टे को लिटा लिटा के मारा। और 2007 तक आते थे लिट्टे को पूरी तरीके से श्रीलंका ने समाप्ति कर दिया, क्योंकि लिट्टे अपने पीछे कूद रहा था। मारवाड़ी कहा होता है कि टोकड़ियों खुंटा पान कूदा है। गाय का बच्चा होता है ना, गाय का टोकड़िया बोलते हैं, तो खुंटा बंधा होता है, तो खुंटे कभी इधर मारता है कभी इधर मारता है, तो लगता है ऐसे कि अभी तुड़वा के भाग जाएगा। और यदि आप उसको खोल दो तो कहीं नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है। तो कि भाई टोकड़िया क्यों कर रहा था, तो खुंटे को चेक कर रहा था कि कितना मजबूत है। तो लिट्टे अपने पीछे कूद रहा था, वो तो टोकड़िया था, खुंटे तो अपने थे। और जब खुंटा ही टूट गया तो टोकड़िया कहां जाता, टोकड़िया को तो खड़ा रहना ही था वहां पे। इसलिए 2007 तक आते थे श्रीलंका में लिट्टे पूरा समाप्ति हो गया। श्रीलंका का राष्ट्रपति था महिंद्रा राजपक्षे। कौन राष्ट्रपति था? महिंद्रा राजपक्षे वहां का राष्ट्रपति था। अब जब श्रीलंका को लिट्टे का डर ही नहीं रहा तो श्रीलंका भारत से क्यों डरे?
इसलिए 2007 के बाद में जब हम तो तैयारी करते थे तब दिल्ली पढ़ते ही ये थे। श्रीलंका ने कहा कि चीन के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाएगा। श्रीलंका ने कहा कि हम्बनटोटा बंदरगाह अब चीन बनाएगा। श्रीलंका ने कहा कि भारतीय कंपनियों को दिए गए ठेके निरस्त किए जाते हैं। श्रीलंका ने कहा कि भारत के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जाएगा। श्रीलंका ने कहा कि सड़क बनाने के सारे ठेके चीनी कंपनियों को दे दिए गए और हम यूं दांत पीस पीस के रह जाएंगे। क्या करें, लिट्टे तो था नहीं, वरना तो हम लिट्टे करते, दो एक सल्टा दे इधर से। अब लिट्टे था नहीं, श्रीलंका ने ढंग से आंख दिखाने शुरू की। 2015 में वहां पर चुनाव होने वाले थे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे वापस जीतेगा और महिंद्रा राजपक्षे की हालत बहुत अच्छी थी। हमें भी लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा, पर यदि महिंद्रा राजपक्षे जीतता है तो भारत के लिए फिर खतरा है। वो किसकी गोद में जाके बैठ जाएगा? चाइना की गोद में मतलब कितना शोर रहा होगा कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा कि उन दिनों किक मूवी आई थी, किक, सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस वाली। जैकलिन श्रीलंका की है, इसलिए जैकलिन और सलमान खान महिंद्रा राजपक्षे का प्रचार करके आए थे श्रीलंका में कि सब दुनिया को लग रहा है ये जीत रहा था, अपने जीते हुए का प्रचार करके आए तो श्रीलंका वाले भी अपने से राजी रहेंगे। पर तब तक अपने इंडियन आर्मी ने इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाया। उनकी गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री था जिसका नाम था मैत्रीपाल सिरिसेना। क्या नाम था? बहुत ईमानदार आदमी एकदम, मैत्रीपाल सिरिसेना। और हमने मैत्रीपाल सिरिसेना से कांटेक्ट किया और हमने मैत्रीपाल सिरिसेना कहा कि मैत्रीपाल सिरिसेना, क्या तू श्रीलंका का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता? उसने कहा बनना चाहता हूं, पर यार इतना पुदीना नहीं है, पार्टी चाहिए, पैसे चाहिए, वोट चाहिए। हमने कहा ये सब देंगे हम, तू तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का पर्चा भर। इसलिए महिंद्रा राजपक्षे के सामने हमने उसी के रक्षा मंत्री को खड़ा किया। अब श्रीलंका उसकी कोई पार्टी नहीं बेचारेगी, तो वहां श्रीलंका में जीती छोटी छोटी पार्टियां थी, महिंद्रा राजपक्षे को छोड़ के बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी, बाकी जीती छोटी छोटी पार्टियां थी। हमने उनको पैसे भरे, मुंह भरा उनका, पैसे दे देंगे और हमने कहा तुम सारे गठबंधन बनाओ और तुम्हारा उम्मीदवार घोषित करो मैत्रीपाल सिरिसेना। पैसे के चक्कर में श्रीलंका वाली सारी पार्टियां अपना उम्मीदवार किसको बना गई। फिर हमने हमारे तमिलों को कहा कि वोट इधर। महिंद्रा राजपक्षे को चुनाव हरा गए हम 2015 में। महिंद्रा राजपक्षे ने चुनाव हारते ही कहा कि मेरी हार में भारत सरकार का हाथ है। श्रीलंका की सरकार कही कि भारत सरकार ने हरा दिया, कि मुझे भारत सरकार द्वारा हराया गया है। और उसने कहा कि यहां रो का एक एजेंट है, रो है अपने, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नाम उसका, रिसर्च है, बाकी रिसर्च अलग ही करती है वो। उनको कहा गया कि भाई इन्होंने कहा कि इन्होंने हराया है हमें, और ये भारत सरकार का एक वो रो का अधिकारी यहां बैठा हुआ था और जैसे ही मैं हारा हूं उस दिन उसको वापस बुला लिया। तो हमने कहा भाई रिटायरमेंट की उम्र यही थी इसकी, अब हमें क्या पता, तुम्हारे चुनाव का रिजल्ट आज ही आना, रिटायर करना था बंदे को तो बुलाते हैं वापस। अब वो तो हारा, उसने आरोप क्या लगाया, मुझे किसने हराया, राष्ट्रपति कौन बना? मैत्रीपाल सिरिसेना का राष्ट्रपति बनते ही बयान है भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया जाएगा। मैत्रीपाल सिरिसेना करेंगे पहला विदेश यात्रा भारत की, सबसे पहले भारत, हम माई बाप हैं क्यों ना आए। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि चीन के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जाएगा। अगले 5 साल में हमने चाइनीज कंपनियों के सारे ठेके उड़ा दिए, वापस हमने भारत का वर्चस्व स्थापित किया। मैत्रीपाल सिरिसेना पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आए, उनका दौरा बड़ा पॉपुलर रहा था कि मोदी जी उसमें इंग्लिश में भाषण दे गए थे उस दौरे में। तो मोदी जी को मेरी तरह अंग्रेजी, तो किसी ने उनको भाषण लिख के दिया होगा तो उन्होंने याद कर लिया, याद करके बोल रहे थे। तब उन्होंने वो कि बोलना तो यह था कि मिस्टर सिरिसेना और मिसेज सिरिसेना, वो मिसेज को लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा मित्रों, मिस्टर सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना। तो कोई ना भाई बोल गया तो बोल गया, इसमें क्या है, नहीं आती अंग्रेजी थी। तो ये मैत्रीपाल सिरिसेना भारत का दौरा करने के लिए। अब वो महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ गया, उधर से श्रीलंका में प्रधानमंत्री का हमने फिर बंदा खड़ा किया, हमारा चंद्रिका कुमार विक्रम सिंह का तो प्रधानमंत्री लड़। हमने महिंद्रा राजपक्षे को पहले राष्ट्रपति में रहा, फिर प्रधानमंत्री में और रहा। फिर हमने महिंद्रा राजपक्षे को कहा कि तेरे को हम पार्षद नहीं बनने देंगे। मतलब पार्षद भी बहुत बड़ी बात है, श्रीलंका में भीख मांगेगा तू, भीख, तूने हमसे पंगा लिया है। इसलिए बेचारा महिंद्रा राजपक्षे 2019 में 15 दिन दिल्ली बैठा रहा और इन बीजेपी वाले नेताओं के पग पूजे। उसने कहा बापूड़ा कैरियर बर्बाद हो गया, किसी लायक नहीं हूं, ऐसे मत करो, मैं करूंगा क्या जिंदगी में। तो हमने कहा कि ठीक है, इस बार हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा तेरी तरफ भी रह जाएंगे थोड़ा बहुत, पर तेरी सरकार आने के बाद में हमारे पक्ष में और तू राष्ट्रपति नहीं बनेगा और किसी को बना। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बनूंगा, मेरे भाई को बना दूंगा। इसलिए अपने भाई को बनाया उसने, गतभय राजपक्षे। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? गत मतलब चला गया, भय मतलब डर, जिसका डर चला गया हो, गत भय राजपक्षे। अपने हिंदी के अखबार वालों को लिखना नहीं आता, इसलिए लिखते हैं गोटा भया राजपक्षे। ये गोटा भया नहीं है, मतलब ये अपने हिंदी में नाम होता निर्भय सिंह राजपक्षे। निर्भय, जिसको किसी बात का डर, गत भय, जिसका भय चला गया हो, जिसे किसी भी बात का भय। पर आदमी जैसा नाम होता वैसा हो ये जरूरी नहीं। जैसे श्रीलंका में इस बार वो कोलैप्स हुआ, श्रीलंका में इकोनॉमिक सिस्टम, सबसे पहले भय जिस आदमी को लगा उसका नाम क्या है?
मगर यार गत भय को सबसे पहले भय लगा, सबसे पहले गत भय भाग के गया, तो श्रीलंका की हालत अब तो वापस खराब ही हो गई। बाकी श्रीलंका में राजपक्षे परिवार को बर्बाद करने वाले हमें, बहुत ढंग से हमने बर्बाद किया राजपक्षे परिवार को, कि भाई तेरे को कुछ नहीं करने देंगे। और श्रीलंका ने कम से कम चीन की उसमें जाके बैठना तो बंद ही कर दिया। ये नेपाल में हमने बहुत भयंकर कांड कर दिया था 2015-16 के आसपास। नेपाल में भी वहां दो प्रकार के लोग, एक तो नेपाली और एक वो इंडियन मूल वाले रहते हैं वहां पे मधेसी। नेपाल संविधान बना गया। नेपाल में जब तक राजा महाराजा थे ना, राजा महाराजा इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते थे, क्योंकि नेपाल के राजा इंडिया से गए हुए थे अपने चित्तौड़ से, मेवाड़ से गए हुए थे अपने, इसलिए उनको हमेशा लगता था हम इंडियन है, तो इसलिए इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इवन त्रिभुवन देव 47 में उनके वो राजा थे, उन्होंने नेहरू जी को यह तक कह दिया था कि हमें राज्य बना लो, कि नेपाल को भारत का राज्य बना लिया, जैसे तुम्हारे हिमाचल प्रदेश, जैसे तुम्हारा उत्तराखंड, वैसे एक बना लो नेपाल, और वैसे तुम्हारे नक्शे के अंदर ही आते हैं, पर नेपाल अपने नक्शे में तो आता है। तो पर हमने नेपाल को कहा कि नहीं नेपाल, हम किसी पे कब्जा नहीं करेंगे। तो नेपाल ने कहा कि साहब कर लो तो ठीक रहेगा, मैं तो खुद ही कब्जा करवाना चाहता हूं। तो हमने कहा नेपाल तेरी दिक्कत है तो हमें बता दे, हम तेरी दिक्कत दूर करेंगे। नेपाल ने कहा दिक्कत, तुम थोड़ी ज्योग्राफी जानते हो कि नहीं जानते, मैं लैंड लॉक कंट्री हूं। कैसी कंट्री हूं? जिसके कहीं से भी समुद्र नहीं लगता, लैंड से लॉक है। और वे देश जिनके चारों तरफ समुद्र ना हो, व्यापार कहां से करेंगे? मर जाओगे ना भूखे, सामान कहां से मंगाओगे? तो जापान ने कहा लैंड लॉक है हम, सामान कहां से आएगा हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो हमने कहा जापान नेपाल चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 बंदरगाह दे देंगे, कलकत्ता और विशाखापट्टनम। कलकत्ता और, इसलिए नेपाल आज भी किसी भी देश से सामान मंगवाता है तो पार्सल पर एड्रेस कलकत्ता और विशाखापट्टनम का लिखता है। नायका वालों को कहता है कलकत्ता भेज दो, फिर अपने यहाँ जाएंगे। जो भी उनको पार्सल मंगवाने होते हैं अपने, किसी भी देश से सामान मंगवाना, यहां से मंगवाता है। फिर नेपाल की अपने खूब सहायता करते हैं। 2 चीजें तो नेपाल में अपने ही बेचते हैं, दवाइयां और सब्जियां, अपने ट्रक भर भर के नेपाल में बेचते। इवन हमने नेपाल की साइड से बाउंड्री भी नहीं बना रखी, हमने नेपालियों का रखा आ जाया करो यार, तुम तो सीधे आ जाया करो, पासपोर्ट की भी आवश्यकता। इवन हमने नेपालियों का तुम नौकरी कर लो आगे, तो अपने नेपाली यहाँ नौकरी करते। हमने नेपालियों का तुम तो यार हमारी सेना में शामिल हो, गोरखा रेजिमेंट। और नेपाली कितने मतलब अपने यहाँ पे अपने सारे कुक, गार्ड, सारे गार्ड अपने को नेपाली मिल जाएंगे, खूब सारे नेपाली। और नेपाली लगता ही नहीं कि अपने को अलग है। यूपी बिहार वाले टाबरों में ननियाल नेपाल है, नेपाल वाले टाबरों में ननियाल यूपी बिहार। अब वहां ही भाई लोकतंत्र, 2007 के बाद वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो नेता नेता ही होता है। नेता चाइना की गोद में जाके बैठ गए। राजा महाराजा को तो इंडिया से लगाव था, उधर क्या लगाव है, चाइना ने हड्डी थोड़ी डंकी फेंकी तो नेता सारे उधर जाके बैठ गए। तो चाइना, इधर नेपाल में एक राष्ट्रपति बना प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड पूरा नाम है उसका, वो प्रचंड बना। और उनके टाइम में उधर उन्होंने कोई रूल लागू कर गए। एक तो प्रचंड ने बनते ही कहा कि मैं चाइना की यात्रा करूंगा। हमने कहा प्रचंड ऐसे नहीं करते यार, हम तेरे दोस्त। उन्होंने कहा ना ना, आपने पहली यात्रा चाइना करे। तो प्रचंड की बेटी अपने को दिल्ली कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमने उसको बुलाया, इधर तेरा एडमिशन रद्द है, हॉस्टल से कपड़े बाहर में धक्को जन बाहर और रेस्टिगेट करो और इसकी डिग्री पे लिखो कि और कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में इसको एडमिशन नहीं ना दे। रेट लगाओ, रेट कि बदतमीज है, अच्छा व्यवहार नहीं करती, जीते लगाने उतने लगाओ। वो रोई तो उसने कहा मैम ऐसे तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तो डैडी को फोन करो, चाइना नहीं जाना। तो हमने उस पर दबाव बनाई, उसकी चाइना यात्रा खत्म करवा दी थी। पर्सन ने हाथों हाथ कहा कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से चाइना नहीं जा पाऊंगा। हमने वापस कहा कि नहीं हॉस्टल में रहो, प्रेंक था, प्रेंक हॉस्टल में। तो प्रचंड का दौरा रद्द करवा गए थे पूरा। फिर श्रीलंका, नेपाल थोड़े दिन पहले एक कांड और कर गया। नेपाल ने कहा कि मधेसी जीते भी रहते हैं, ये नेपाल में कोई संवैधानिक पद पे नहीं आ सकते। नेपाल का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से जो बड़े पोस्ट जो भी होगी उनके ऊपर मधेसी, मतलब मधेसियों को नेपाल के संविधान में कोई भी अधिकार, मधेसी बापड़े इंडियन है सारे। मधेसियों ने अपनी तरफ देखा कि यार ये क्या कर दिया। तो हमने कहा चिंता मत करो, तुम तो एक काम करो, अपने ट्रक भर के आते हैं सब्जियों के, अपने ट्रक भर के आते हैं दवाइयों के। जैसे नेपाल की सीमा में घुसे, तुम इसमें आग लगा दो, 10-15 ट्रक चला दो, ड्राइवर का ध्यान रखना, भगा देना, फिर चला दो। मधेसियों ने ट्रक गया, ट्रक वाले भी तो मधेसी है, इधर वाले वो है, उनको जाकर नीचे उतर ट्रक में लगा दी आग। तो 4-5 ट्रकों में आग लगवाई हमने। फिर हमने नेपाल को कहा कि नेपाल में गृह युद्ध होने के कारण सब्जियां व दवाइयां नहीं भेजी जा सकती, तो हमने नेपाल की सब्जियां और दवाइयां रोक दी। तो नेपाल ने कहा यार बिना सब्जियों के खाएं क्या, बिना दवाइयों हॉस्पिटल में लोग मर जाएंगे हमारे। तो हमने कहा भाई तुम्हारा सिविल वॉर चल रहा है, जब तक तुम्हारा सिविल वॉर समाप्त नहीं होता, बाउंड्री के ऊपर एकदम लोग ट्रक चला रहे हैं, तब तक हम कुछ भी भेजेंगे। नेपाल का करवाया तुमने, ऐसे थोड़ी करते हैं यार। हमने कहा तो देख लो अपने हिसाब से। मतलब वो तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि आधे घंटे में 2 न्यूज आती है टीवी पे। आधे घंटे पहले एक न्यूज आती है कि नेपाल के संविधान में मधेसियों को भी यथा योग्य स्थान दिया जाएगा, नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाएगा तथा मधेसी भी सम्मान उसमें शामिल किए जाएंगे। आधे घंटे बाद की न्यूज है। नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, भारत ने कहा कि दवाइयां और सब्जियां पहले की तरह भेजी जाएगी। आधे घंटे में कैसे भेज गए तुम लोग? तो अपने ढंग से कांड करने वाले लोग हैं।
तो ना आज के बाद ये बात कभी किसी को मत करना कि भारत शांति प्रिय देश है। भाई अपने से ज्यादा अशांति करने वाला कोई देश ही नहीं। खुले खुले कहना नहीं, चिता चिता नहीं कहना, पर पता अपने को भी क्यों कहना कि है शांति प्रिय तो है। शांति चारों तरफ शांति रखने, और शांति तभी रहेगी जब इन बाकियों को परेशान करके रखोगे। जब बाकी अशांत रहोगे तब तुम शांत रहोगे। यदि बाकी अशांत नहीं रहेंगे तो तुम्हें अशांत करेंगे। विदेश नीति का सीधा सीधा फंडा है, ये कूटनीति है, उनको आपको करना जरूरी पड़ेगा भाई साहब। तो 26वां संविधान संशोधन कई कांड करवा गया बाद में। और एक बात और लिखो, 1 नवंबर एक राज्य बनाया गया भारत में नया, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बनाया गया? मध्य प्रदेश से अलग किया। कहां से अलग किया? जब तक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा था? 1 नवंबर 2000 को भारत सरकार ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़। उस साल 3 नए राज्य बनाए गए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 3 नए राज्य बना दिए। छत्तीसगढ़ बनाया एमपी से, उत्तराखंड बनाया यूपी से, झारखंड बनाया बिहार। तो जैसे 1 नवंबर 2000 को कहा कि मध्य प्रदेश से क्या अलग किया जाता है, और वैसे ही भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से था वो गया राजस्थान। तो हम राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कब बना? हमने कुछ नहीं